अभी इससे पहले हम लोग गुणक पढ़ चुके हैं। गुणक में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो आय में भी वृद्धि हो जाती है, और त्वरक भी वैसा ही है। त्वरक उसका एक तरह से उल्टा मान लो, लेकिन अभी इसको जब सूत्र लिखेंगे, जब इसको समझेंगे, तब हम देखेंगे कि ये तरफ तो लगता है उल्टा भी है, दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हैं, लेकिन एक तरफ ये भी है कि दोनों साथ साथ भी चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उल्टा है या कि इसका विपरीत है। हालांकि कुछ किताबों में मिलता है कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जब आप पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे सैमुअल्सन का, हिक्स का, हेरट का व्यापार चक्र सिद्धांत पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ये समझ में आता है कि त्वरक और गुणक अपोजिट ना होकर के दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसकी त्वरक जो सिद्धांत है, इसको एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री अफ्तालियो ने दिया था। ये सिद्धांत आ गया था लगभग 1914 के आसपास में ही, या 1914 में ही आ गया था। और उसके बाद इसको जो है बहुत से अर्थशास्त्रियों जैसे हिक्स, इसको जो सबसे ज़्यादा इसको वैज्ञानिक तरीके से जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया वो हैं J.M. क्लार्क। J.M. क्लार्क एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरह वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उसके बाद हिक्स, सैमुअल्सन और फ्रिश, तमाम अर्थशास्त्री आए, हेरट और भी बहुत से अर्थशास्त्री आए जिन्होंने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इसमें सुधार किया। तो अब हम देखते हैं कि त्वरक क्या है। त्वरक पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ये समझ लो, एक जब हम कोई भी व्यापार करते हैं या उत्पादन की बात करते हैं तो हम दो बातें करते हैं। एक तरफ तो हम निवेश की बात करते हैं और दूसरी तरफ आय की बात करते हैं। और आय जब बढ़ती है तो आय का परिणाम क्या होता है? मांग होती है। अब यही तीन चीज़ें हैं जो आपके गुणक और त्वरक तीनों को निर्धारित करते हैं। तो निवेश क्या होता है? जब हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो उससे जो है हम आय प्राप्त करते हैं, और जब आय प्राप्त होती है तो हम उस आय से कुछ खरीदना चाहते हैं, अपने उपभोग की चीज़ें डिमांड करते हैं, और जब डिमांड होती है तो उससे प्रेरणा मिलती है निवेश को, और निवेश आगे बढ़ता है। तो अब इन्हीं तीन बातों से हम समझें कि गुणक और त्वरक क्या है। तो गुणक क्या था? गुणक ये कहता था कि जब निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, जो त्वरक है वो कह रहा है कि मांग में वृद्धि की जाएगी तब निवेश में वृद्धि हो जाएगी। तो मांग का मतलब है कि उपभोग। ये क्या है? उपभोग मीन्स अगर मांग करेंगे तो उपभोग के ही लिए तो करेंगे, तो मांग करेंगे तो निवेश में वृद्धि हो जाएगी, और मांग और उपभोग बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। यही है आपका त्वरक सिद्धांत। तो त्वरक सिद्धांत को जैसे आप सैमुअल्सन को भी पढ़ेंगे, ये जो आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये आप J.M. क्लार्क का पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आपको सैमुअल्सन मिलेंगे, हिक्स मिलेंगे, हेरट मिलेंगे, और भी बहुत से अर्थशास्त्री हैं। लेकिन आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इसका त्वरक का सूत्र होता है, त्वरक को हम V से दिखाते हैं। V जैसे स्मॉल v होता है तो स्मॉल v लिख लो। V बराबर होता है डेल्टा I बटे डेल्टा C। डेल्टा C क्या है? यही है जो आपके सूत्र, आपकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से चल रहा है। मतलब कि उपभोग में परिवर्तन होने से निवेश में कई गुना परिवर्तन हो जाता है, या निवेश में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी के जो उसके जो अंदर का एक आप ये कह सकते जो
ये बढ़ाने का जो काम करता है वो बढ़ाता कौन है? तो जो बढ़ाता है, जो उसके अंदर एक क्रिया काम करती है, जो एक तकनीक काम करती है, उसी को हम त्वरक कहते हैं। वही जो त्वरण यानी जो उसको आगे बढ़ा देता है। जैसे आप गाड़ी में किक मारते हैं और फिर एक्सीलरेटर लगाते हैं तो वो गाड़ी बहुत तेज़ी से भागती है। तो वही एक्सीलरेटर ये है कि जब आप थोड़ा सा डिमांड बढ़ा देते हैं तो निवेश बढ़ जाता है, और वही जो क्रिया जो निवेश को बढ़ाती है वही है एक्सीलरेशन, वही है त्वरण। उसी को वही हम त्वरण बोलते हैं। तो ये त्वरण आप समझ गए होंगे। अब अगर एक एग्जाम्पल मान लें कि मान लीजिए कि निवेश में अगर हम 100 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं और उसके परिणाम आय में, उपभोग में हम 100 की वृद्धि करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप निवेश में 400 की वृद्धि हो जाती है, तो जो हमारा त्वरण होगा वो क्या होगा? इसका मतलब है कि उसमें त्वरक 4 है, 4 के बराबर त्वरक उसमें काम कर रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या कह रहे हैं। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है कि जो उपभोग है, उपभोग किन्हीं दो समयों के बीच, जो किन्हीं दो समयों के बीच जो निवेश होता है, उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया कि जो निवेश होता है वो किन्हीं दो समयों के बीच उपभोग के अंतर का गुणांक होता है। उन्होंने ये कहा कि जो निवेश होता है वो किन्हीं दो समयों के उपभोग CT-1 के बीच का गुणांक होता है। अब आप इससे ये बना सकते हैं, सूत्र आप बना सकते हैं कि ये जो आई है यानी निवेश में जो परिवर्तन है वो डेल्टा आई, अगर हम इसको मान लें तो डेल्टा आई इक्वल टू वी CT-1 यानी एक टाइम पहले जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो CT है, और जो उससे पहले की बात चल रही है वो CT-1 है। माने समय तो जो इस समय चल रहा है वो T है, जो उससे पहले का समय चल रहा है वो T-1 है। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो इसको डेल्टा C लिख सकते हैं ना, तो अब इसको डेल्टा C लिख सकते हैं, तो डेल्टा C लिख दीजिए, ये डेल्टा C हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा I बटे डेल्टा C। तो आप ये सैमुअल्सन ने इसको उपभोग के आधार पर बताया कि जब हम उपभोग में वृद्धि करते हैं तो निवेश में वृद्धि हो जाती है। लेकिन हिक्स क्या कहते हैं? हिक्स ये कहते हैं कि जो हमारी आय है ये उसका फलन होता है। आय में परिवर्तन किन्हीं जब आय हो, दो समयों के बीच आय का जो फलन है ये उसमें परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो उन्होंने इसका जो सूत्र लिखा है वो लिखा है इनकम के सापेक्ष, इनकम के रूप में। तो ये जो हमारा निवेश होता है, यहाँ पे अगर हम इसको सैमुअल्सन लिख रहे हैं तो यहाँ इसको सैमुअल्सन का ये समीकरण है लिख देते हैं, और यहाँ पर हम हिक्स का देख रहे हैं। तो हिक्स ने कैसे बताया? सेम यही बात को IT इक्वल टू V, इसको हम बोलते हैं, जिन्होंने यहाँ पे C लिखा है यहाँ उन्होंने I मतलब इसी को उल्टा कर दिया, तो YT माइनस YT-1 ये हिक्स ने दिया। अब इसको सेम वैसा ही कर सकते, ये डेल्टा I बराबर ये T लगा लीजिए क्योंकि T समय को बता रहा है, तो V YT, इसको डेल्टा Y लिख दीजिए, डेल्टा YT। अब इसको V इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा I बटे डेल्टा YT, T लगा दीजिए। तो इस तरह से हिक्स का जो समीकरण है वो निकल कर के आ गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जस्ट इसी को उल्टा कर दिया। गुणक का सूत्र क्या था आपका? K इंटू डेल्टा I बराबर डेल्टा Y, यानी जो K था K बराबर गुणक, तो डेल्टा Y
अपॉन डेल्टा आई, और हिग्स ने इसी का अपोजिट कर दिया डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा आई जो नीचे है वो ऊपर हो गया है, जो ऊपर है वो नीचे हो गया है। तो इस तरह से अगर आप हमारी पहली जो बात है कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अगर ये बात आप रख रहे हैं तो आप अपोजिट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप और आगे पढ़ेंगे, जब आप व्यापार चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सिद्धांत का कार्यकरण देखते हैं। त्वरक सिद्धांत के कार्यकरण के लिए दो मान्यताएं चाहिए, यानी त्वरक तभी काम करेगा जब पूंजी उत्पाद अनुपात, मतलब ये त्वरक इन दो बातों पे डिपेंड करता है कि अगर पूंजी उत्पादन अनुपात और मशीनों की जीवन प्रत्याशा, कि अगर पूंजी उत्पादन अनुपात ज़्यादा होगा तब त्वरक ज़्यादा होगा, और जब मशीनों की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी अर्थात ड्यूरेबिलिटी, मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो मशीन जो हमने पूंजी लगाई है, जो हमने उद्योग स्थापित किया है, वो कितना दिन तक चलेगा, यानी कितना दिन तक उसमें उत्पादन किया जा सकता है। तो एक उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा पूंजी की उत्पादन अनुपात पर। पूंजी उत्पादन अनुपात वो होता है कि प्रति इकाई उत्पादन, प्रति इकाई पूंजी से उत्पादन कितना होगा। तो जैसे मान लो 1 इकाई पूंजी से हम 5 के बराबर का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/1 उत्पादन, यानी हमारा जो पूंजी उत्पादन अनुपात होगा वो 5 के बराबर होगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर ये पूंजी उत्पादन अनुपात ज़्यादा होगा तो त्वरक ज़्यादा होगा, और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी तो भी त्वरक ज़्यादा होगा, और कम होगा तो उल्टा कम हो जाएगा। तो चलो ये दो इसके कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं ये सारणी के द्वारा कि त्वरक सिद्धांत कार्य कैसे करता है। तो हमने यहाँ पर एक ये सारणी बनाई है कि समय, इसमें हमने समय को दिखाया है t+1, t का मतलब जो इस समय है, और t+1 मतलब थोड़ा सा आगे, फिर t+2, ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। और कुल उत्पादन, हमें जितना उत्पादन करना है वो, और वांछित पूंजी की हमें कितना लगाना पड़ेगा, अर्थात कितना निवेश करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा जो अभी दिया है, यानी त्वरक दिया हुआ है, वो त्वरक 3 दिया हुआ है। और प्रतिस्थापन निवेश का मतलब है कि 10 वर्ष हमने यहाँ पे मान लिया है, तो जो मशीनों की जीवन प्रत्याशा यहाँ लिखा है वही 10 वर्ष हमने यहाँ पे मान लिया है। और यहाँ भी v बराबर 3, तो वो कोई फर्क नहीं डालता है, क्योंकि ये स्थिर रहेगा। अगर हम स्थिर नहीं करेंगे तो फिर मान नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब विशुद्ध निवेश का मतलब कि इस वर्ष हमने कितना बढ़ाया, कितना ज़्यादा बढ़ाया इसी वर्ष, अभी इस साल, इस समय पे। जैसे 2 है तो 2 पे कितना बढ़ाया, 1 है तो 1 पे कितना बढ़ाया। और ये कुल निवेश है, मतलब निवेश को जोड़ करके। तो हमने पहले इसको देख लिया कि 1 पे 100 था, तो हमें वांछित पूंजी यानी v 3 के बराबर है, हमने इसको मान लिया है, स्थिर ही मान लिया है कि 3 के बराबर है, तब कितना, तो वांछित पूंजी हमें 300। और इस समय पे पहले पे यहाँ ये कुल निवेश हमारा 30 के बराबर है। ये 300 है, इसको 10 से भाग करके हम 30 के बराबर कर रहे हैं कि 10 साल का मतलब हर साल हमें 30 के बराबर कुल निवेश लगाना पड़ेगा। और t+2 दूसरे साल में हमने 10 बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ा दिया, तो 110 हो गया। तो वांछित पूंजी हमारी इस 110 गुणे 3 तो 330 हो गई। यानी निवेश हमें अगर 110 के बराबर उत्पादन करना है तो निवेश हमें 330 के बराबर करना पड़ेगा, और ये तो स्थिर है। और फिर इस समय विशुद्ध निवेश हमारा कितना हुआ 330, यानी 330 में से 300 घटा दें तो ये 30 हो गया। या हम ये कर लें कि 10 बढ़ा है, और 10 और 3 हमारा जो गुणक है वो काम कर रहा है, तो 10 तियां 30, ये हमारा 30 के बराबर काम कर रहा है। और 30 इस साल और 30 पहले का कितना हो गया 60, यानी इस समय पे 60।
और 3+T+3 इस समय ये इस तरह की पूरी कंडीशन दी हुई है। अब हमें देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। ये तो हमने सारणी को समझ लिया। हम ये देख रहे हैं कि जब T+1 है तब हमें कुल उत्पादन 100 ही करना है और निवेश 300 के बराबर मिल रहा है और इस समय कुल निवेश हमारा 30 है। लेकिन जैसे ही हमने इस साल 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाते ही हमारा कुल निवेश डबल हो गया, यानी दुगना हो गया। तो 30 दूना 60। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही हमें ये कुल उत्पादन बढ़ाने की मांग मिली, जैसे ही मांग ज़्यादा हुई यानी मांग कम हुई और यहाँ निवेश जस्ट डबल हो गया, 60 हो गया। और ये तो वृद्धि की बात है। और अगर ये घटना शुरू हो जाए तो घटने में भी, जैसे देखो यहाँ 130 है, ये तो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर उत्पादन घट जाए तो निवेश, तो हमारा जो कुल निवेश होगा वो घट जाएगा, वो शून्य भी हो सकता है। और अगर और घटाते हैं तो कुल निवेश हमारा ऋणात्मक। तो कुल मिला के कहने का, इस सारणी से कहने का मतलब ये है कि अगर डिमांड होगी तो निवेश बढ़ जाएगा और अगर डिमांड कम होगी तो निवेश कम होगा। तो ये जस्ट अपोजिट वैसा ही है जैसे गुणक के लिए कि अगर निवेश को बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा और निवेश को घटाया जाएगा तो उत्पादन घट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर मांग में वृद्धि होगी यानी उपभोग में वृद्धि होगी तो निवेश में वृद्धि होगी, निवेश कई गुना बढ़ सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल, और यहाँ पे 1.5 गुना हो गया है 30, और 30 का ये कितना हो गया है 30 दूना 60, 30 या 90, 3 गुना हो गया है। तो यहाँ पे 2 गुना, यहाँ 3 गुना। और यहाँ पर निवेश हमने उत्पादन को घटा दिया, उत्पादन घटा दिया यानी डिमांड में कमी हो गई। और जब डिमांड में कमी हो गई तो हम देख रहे हैं कि निवेश में भी कमी हो गई। तो यह है त्वरक का कार्यकरण। त्वरक इसी तरह से काम करता है। अब इसको एक बार खुद से समझ लेना, वीडियो दोबारा देख लेना और फिर उससे फिर से समझना तो समझ में आ जाएगा। सिद्धांत की मान्यताएं भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना मान्यताओं के तो चलती नहीं है। तो त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं, पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है। आपने देखा कि जो त्वरक है वो त्वरक 2 बातों पे डिपेंड कर रहा था, एक पूंजी उत्पाद अनुपात और एक ड्यूरेबिलिटी, अर्थात वो कितना दिन तक ये मशीनें चल सकेंगी। तो पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर मान लिया गया था, ड्यूरेबिलिटी को भी 10 वर्ष के लिए स्थिर मान लिया गया था। तो पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहे, अर्थात जो पूंजी, एक पूंजी लगाने से अगर 5 का उत्पादन हो रहा है तो वो सदा उतना ही बना रहे, उसमें कम ज़्यादा ना हो, तभी यह सिद्धांत काम करेगा। और उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता बनी हो कि अगर डिमांड बढ़े तो निवेश और किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रही हो। अगर मशीन 10 का उत्पादन कर सकती है और पूरे 10 के 10 उत्पादित कर रही है तो उसमें फिर और निवेश का कोई चांस ही नहीं है। फिर 11 कैसे लगा सकते हैं? तो उसमें यानी 10 का अगर वो उत्पादन कर सकती है तो 9 का ही उत्पादन वो कर रही हो, तभी तो त्वरक काम करेगा। नहीं तो अगर वो 10 के 10 या फिर त्वरक उसमें निवेश बढ़ ही नहीं सकता तो फिर त्वरक क्या काम करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर उद्योगों में एक अतिरिक्त क्षमता होगी तभी तो निवेश लगेगा, नहीं तो निवेश यानी 10 का कर सकती है तो 9 का ही उत्पादन वो उस समय पे कर रही हो। उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी, और जो वस्तुएं उपभोग के लिए डिमांड की जा रही हैं, जिन वस्तुओं की डिमांड हो रही है वो वस्तुएं हमेशा वैसा मांगी जाएं। ऐसा नहीं कि अभी जैसे ठंडी का मौसम आया तो लोग कंबल और स्वेटर की मांग करने लगे और फिर ठंडी चली गई तो इसकी डिमांड खत्म। तो ऐसा ना हो, वो हो ऐसी चीज़ हो कि उसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, स्थायी रहे, अस्थायी ना रहे। तो वो जैसे चावल है, गेहूँ है, आप ये स्थायी है, स्थायी उपभोग है।
और वित्तीय साधनों एवं अन्य आदानों की पूर्ति लोचदार हो, यानी जो वित्तीय साधन हैं जो निवेश में आवश्यक हैं, जो निवेश के लिए चाहिए हैं, जो हमारी जो लागतें हैं यानी जैसे कच्चा माल है, ईंधन है, वो सब क्या है उसकी पूर्ति लोचदार हो कि अगर कीमत बढ़ जाए तो उसकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ जाए, कीमत घट जाए तो पूर्ति घट जाए। पूर्ति है ना तो पूर्ति तो हमेशा सीधा की तरफ बात करती है ना कि अगर कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, पूर्ति भी ज़्यादा हो जाएगी। और अनुकूल दशाएं हैं, उद्योग में अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। अनुकूल दशाएं का मतलब है कि उत्पादन हो रहा है, डिमांड हो रही है, और ऐसा ना हो कि इधर से उत्पादन तो हो रहा है उधर डिमांड ना हो रही हो, तो हालांकि ये तो काम ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ही एक मान लीजिए कि अनुकूल दशाएं हों, पॉजिटिविटी हो, निगेटिविटी बिल्कुल ना हो, और अनुकूल मनोवृत्तियाँ, जो उद्योगपति हैं, जो उद्योगों में लगाने वाले हैं, लागतें लगा रहे हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ भी, उनकी जो मनोदशाएं हैं वो भी अनुकूल हों, वो भी पॉजिटिव हों। नहीं तो पता चले कि भाई साहब आप यहाँ उत्पादन कर लीजिए तो वो इधर उधर नहीं करेंगे, ऐसा ना हो। मतलब वो पूरी तरह पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत से वो काम करना चाह रहे हों, उनके मन में हो कि हाँ हमें उत्पादन करना है। तो ये अगर ये सारी जो मान्यताएं हैं, अगर ये सब मान्यताएं रहेंगी तब तो ये त्वरक काम करेगा, वरना त्वरक काम नहीं करेगा। अब आलोचनाएं देख लेते हैं। तो एक तरफ जहाँ त्वरक के लिए मान्यताएं हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आलोचनाएं भी हैं। तो हर एक सिद्धांत की अगर आलोचना होती ना तो फिर दूसरे सिद्धांत बनते ही नहीं, और आलोचना होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो हम मान लेते हैं वो हर जगह काम नहीं करता है तो दूसरी जगह पे वो फेल हो जाता है। तो इसलिए जो आलोचनाएं हैं हम क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर नहीं रहता है। भाई आज हमने जो लगाया पूंजी, आज लोगों को ये लग रहा है कि जो उत्पादन है आज 5 हो रहा है, और कल पता चला कि कोई और रीज़न हो गया, ज़्यादा लोग आ गए, तो उसमें क्या है कि उत्पादन ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हम अभी या मान लो कि चांदी का उत्पादन कर रहे हैं, फिर हीरे का उत्पादन करना पड़ जाए तो क्या होगा, पूंजी उत्पादन बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। तो वो कभी स्थिर नहीं रहता, और हर समय की बात अलग है। इस समय में कुछ और होगा, आगे समय में कुछ और होगा। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अनुपलब्धता, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी उद्योगपति है, अगर उसके पास अनुकूल दशाएं हैं, सब कुछ सही है, तो वो कभी उसकी क्षमता को कम नहीं रखता है। अगर वो मशीन 10 का उत्पादन कर सकती है तो उद्योगपति 10 का उत्पादन करता है। वो 9 का इंतज़ार नहीं करता कि 9 ही करें, कभी भविष्य में आएगा तो ये जो उत्पादन क्षमता है वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंदी की दशा हो तो उत्पादन कम हो रहा हो, तो उस समय पे हो सकता है अतिरिक्त क्षमता हो, लेकिन हमेशा अतिरिक्त क्षमता नहीं रहती है। मांग अस्थायी, और जो वस्तुएं हैं कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। लोगों की रुचियां बदलती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है, आदतें बदलती रहती हैं, फैशन बदलता रहता है, तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, मांग में परिवर्तन करते रहते हैं। तो ऐसा जो हमेशा यूज होने वाली हो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह हो, और फिर जो हमेशा उत्पादन करने वाली ना हो, फिर उसमें तो त्वरक काम ही नहीं करेगा। तो मांग जो है हमेशा अस्थायी नहीं होती है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म। उद्यमियों की प्रत्याशाओं की उपेक्षा, और जो उद्यमी है, प्रत्याशाओं का मतलब है कि वो आशा लगाए रहते हैं, तो उद्यमियों की प्रत्याशाओं का कहीं पर इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है कि जो उद्यमी हैं, जो काम करने वाले, जो उद्योगपति हैं, जो निवेश लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, कितना उत्पादन चाहते हैं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ तो मान लिया गया V = 3, तो हमारा जो उत्पादन है वो 3 के बराबर ही होगा, 3 के मल्टीप्लायर में ही होगा निवेश। अगर हम 100 का उत्पादन कर रहे हैं तो अब निवेश हमारा 300 ही होगा। इसमें लोग क्या सोच रहे हैं, उद्यमी क्या सोच रहे हैं, क्या वो क्या उत्पादन करना चाह रहे हैं,
वो क्या आशा लगा रहे हैं कि हम इससे क्या उत्पादित करेंगे, उसको कोई तरजीह नहीं दी गई। साथ ही साधनों की पूर्ति लोचदार नहीं होती है, यानी जो साख है और साधनों की पूर्ति, यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि वित्तीय साधनों एवं अन्य आदानों की पूर्ति, यानी जो हमें लागतों में लगाना है वो पूर्ति जो है लोचदार होनी चाहिए, लेकिन हमेशा लोचदार नहीं होती है। अगर तेजी का समय है, मंदी के समय में तो हो सकता है कि कीमत बढ़ने पर वो भेजें, तेजी के समय में तो ऐसा हो सकता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो ज़्यादा बेचें, लेकिन मंदी के समय पे तो वो पूरी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उतना लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उतनी पूंजी नहीं होती है कि वो एक साथ खरीद सके, लेकिन तेजी के समय पे उनके साथ होता है। और ये जो है कभी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियां अगर बनाई जाएंगी तो हो भी सकता है। प्रौद्योगिकी कारणों की अपेक्षा, मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है, किस टेक्निक पे काम कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भी कोई तरजीह नहीं दी गई है। तो टेक्नोलॉजी को भी जब कोई महत्व नहीं दिया गया, केवल ये मान लिया गया कि उसके अंदर कोई एक देवता है जो उसको बढ़ा देता है। तो यह जो प्रौद्योगिकी कारण भी, जबकि उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी कारण बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस प्रकार हमने त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं और आलोचनाएं सब कुछ देख